हेलो एवरीवन। हम लोग इकोनॉमी की मैगज़ीन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें लास्ट वीडियो लेसन में एडिबल ऑयल डेफिशिएंसी तक हमने डिस्कस किया था। इस लेसन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है और जो पहली न्यूज़ है वो मेगा फूड पार्क को लेकर है। रिसेंटली सेंट्रल इंडिया में पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है या फिर ओपन किया गया है, सेटअप किया जा रहा है। दैट इज़ अवंती मेगा फूड पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि मेगा फूड पार्क क्या है, मेगा फूड पार्क स्कीम्स क्या होती हैं। ये जो स्कीम है मेगा फूड पार्क, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2008 में इंट्रोड्यूस की थी और ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। इट मीन ये फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2008 में। फूड प्रोसेसिंग क्या होती हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट होते हैं उनको उनके ऊपर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अप्लाई करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाना। फॉर एग्जांपल वेपर्स, टोमेटो केचप, चिप्स, नमकीन क्लस्टर्स वगैरह वगैरह, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 में लॉन्च की गई थी और इस स्कीम का मोटो था कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपीस तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अल्टीमेटली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है कि जहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाती है, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पे प्रोड्यूसर, प्रोसेसर और रिटेलर, इन तीनों को एक लिंक में, एक चेन में कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इससे आउटपुट क्या मिलता है, बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ की मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ है तो टोमेटो को हम टोमेटो केचप बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। देन यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाते हैं। जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो फार्मर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो अपनी कमोडिटीज़ को यूजुअली प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में स्टोर करते हैं। फिर वो यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है, फिर वो प्रोड्यूसर को मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और जो भी आउटपुट निकलता है, जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको रिटेलर्स के थ्रू मार्केट तक पहुँचा दिया जाता है। इससे होता क्या है, वैल्यू एडिशन बढ़ती है, एग्रीकल्चर वेस्टेज को कम किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जानने जैसी चीज़ नहीं है। मेगा फूड पार्क स्कीम काफ़ी पुरानी है, 2008 से चल रही है और रिसेंटली फिर से न्यूज़ में थी क्योंकि सेंट्रल इंडिया में पहला मेगा फूड पार्क सेटअप किया गया है, दैट इज़ अवंती मेगा फूड पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के देवास में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये लास्ट सेक्शन है और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली न्यूज़ है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी अभी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो कि अभी रफली 30 और 32 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, उसको गवर्नमेंट 2022 तक डबल करना चाहती है। इट मीन 30 बिलियन से 60+ बिलियन यूएस डॉलर करना चाहती है। यही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है अपेडा। अपेडा स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर बहुत सारी स्टेट्स ने अपने अपने एक्शन प्लान को फाइनलाइज कर लिया है, बहुत सारी स्टेट्स में काम चल रहा है और इसका एकमात्र आपको जो ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि 2022 तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में डबल करना है। देन अगली न्यूज़ है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये क्या चीज़ है?
ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। और इसका एकमात्र जो रोल है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो फार्म एग्रीकल्चर जो है, सॉरी, जो एग्री बिजनेस जो है, जो फार्म बिजनेस है, एग्री बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करना। जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। सो यहाँ पे कुछ जानने जैसी चीज़ नहीं है। देन अगली न्यूज़ है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। सो ये डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये एक आईटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहाँ पे अलग अलग जो हमारे एनिमल से रिलेटेड जो ब्रीडिंग है, न्यूट्रिशंस हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, कुछ फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मीन्स ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि 1998 से कंडक्ट की जा रही है और हर 3 साल में कंडक्ट होती है। सो इस बार ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई थी। और यहाँ से कुछ ज़्यादा जानना है तो फिर इसकी थीम याद हम लोग रख सकते हैं कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की थीम क्या थी? स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है। देन फार्मर साइंस कांग्रेस, ये पहली बार हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ ही, तो ये सारी चीज़ें कुछ जानने जैसी हैं नहीं। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है सूत्रपिक इंडिया प्रोग्राम। सूत्रपिक इंडिया प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली इट स्टैंड फॉर साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर इंडिजीनियस काउस। सो ये इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ने इसको फ़ंड प्रोवाइड किया है। और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है जो हमारी इंडिजीनियस काउ स्पीशी हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क को प्रमोट करना। सो इसका फुल फॉर्म याद रखना है और इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो याद रखना है। देन कृषि कर्मन अवार्ड, ये सारी चीज़ें बहुत कम गुंजाइश होती हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। सो ये 2010-11 से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अवार्ड, और इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट और इनकरेज करना, ताकि वो अपनी स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी और पर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सो चलिए इस मैगज़ीन का 8th सेक्शन देखते हैं। सो 8th सेक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इश्यूज से रिलेटेड है, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो एमएसएमई से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स चल रही थी उसको वापस से थोड़ा सा रिव्यू किया है और नई गाइडलाइंस इशू की हैं। सो आपको जान लेना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है। सो ये स्कीम एक लोन सब्सिडी स्कीम है, जिसमें अगर कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो फ्रेश लोन ले चाहे इंक्रीमेंटल लोन्स ले, तो उस पर 2% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इस स्कीम को कहा जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फॉर 2018-19 एंड फॉर 2019-20। इसके अलावा सिडबी, दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर एमएसएमई सेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमें सभी को पता है कि एमएसएमई इज़ वन ऑफ द की ड्राइवर ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का टोटल 28% आउटपुट, मीन्स कि जीडीपी का 28% एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। देन अबाउट 40-45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई इंडस्ट्रीज से आता है, और रफली 40% एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई का ही कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जो एमएसएमईज़ होती हैं ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
सो लगातार गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। सो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस दी हैं कि एमएसएमईज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज़ हैं, सर्विस इंटरप्राइजेज़ हैं। सो अब गवर्नमेंट ने ये क्लासिफिकेशन बंद कर दिया है और अब जो नई डेफिनेशन है एमएसएमई के लिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की एमएसएमई को मर्ज कर दिया गया है। और पहले एमएसएमई को डिफ़ाइन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे, फ्रॉम 25 लाख टू 5 करोड़ है तो उसे स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे। बट अब जो नई डेफिनेशन है उससे इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और अब एमएसएमई की डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की जगह टर्न ओवर बेस्ड हो गई है। इट मीन अगर कोई भी इंडस्ट्री है और अगर उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस है तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। अगर इंडस्ट्री का टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है तो फिर उसे स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा। और अगर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो फिर उस इंडस्ट्री को मीडियम इंडस्ट्री कहा जाएगा। सो अब ये क्लासिफिकेशन, ये डेफिनेशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है और नई डेफिनेशन के हिसाब से एमएसएमईज़ को टर्न ओवर के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन से रिलेटेड है, NIMZ। सो रिसेंटली 3 नए NIMZ सेटअप किए गए, दैट इज़ परक्षम इन आंध्र प्रदेश, संगारेड्डी इन तेलंगाना और कालीगंगा नगर इन उड़ीसा। सो ये 3 जगह नए NIMZ सेटअप किए गए हैं। तो हमें जान लेना है कि NIMZ क्या होते हैं। सो जैसे कि सेज होते हैं, जैसे कि सेज होते हैं, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनका मोटो होता है कि कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। सो उसी तरीके से NIMZ होते हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। सो जो NIMZ होते हैं ये एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें इंडस्ट्रियल टाउनशिप का दर्जा देती है अंडर आर्टिकल 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी सेम सेज की तरह है, ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है, जहाँ पे भी जो वेस्टलैंड होती है, जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वहाँ पे NIMZ सेटअप किए जाते हैं ताकि उस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। इट मीन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, इट मीन अगेन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सके। इसके अलावा ऑटोनॉमस और सेल्फ रेगुलेटिंग जोन होते हैं और DPIIT, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, NIMZ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसीज़ हैं। ओके, सो NIMZ और सेज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सो बहुत बेसिक से डिफरेंस है। सेज जो है वो एक स्पेसिफिक एक्ट है, सेज एक्ट, उससे सेटअप किए जाते हैं, और NIMZ जो है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत सेटअप किए जाते हैं। देन NIMZ सेटअप करना है तो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट 5000 हेक्टेयर होता है और सेज के लिए 10 to 1000 हेक्टेयर होता है। सेज जो होते हैं उनकी मैक्सिमम लैंड 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जो NIMZ होते हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। देन इन दोनों जोन्स में कुछ टैक्स रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, MSMEs को दिए जाते हैं। वहीं सेज में जो है पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है और इसके अगले 5 ईयर्स तक 50% टैक्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है NIMZ और सेज के बीच में। सो NIMZ जो होते हैं ये ऑटोनोमस और सेल्फ रेगुलेटिंग जोन होते हैं, जो कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। फिर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, गवर्नमेंट यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है और ये ऐसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑपरेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट स्टील सेक्टर। सो रिसेंटली
इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन हासिल किया है। तो अब चाइना के बाद सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया करता है और जापान अब थर्ड नंबर पे आ गया है। तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इशूज स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। ये क्या चीज़ है? सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है टू प्रमोट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेटल स्क्रैपिंग सेंटर फॉर साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, कि जो भी फेरस स्क्रैप है, जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फेरस वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करके प्रोसेस करके और रिसाइकलिंग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये पॉलिसी को इनिशिएट किया है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद से कोई भी सेंटर नहीं बनाने वाली है। गवर्नमेंट केवल एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगी और प्रमोट करेगी टू सेट अप स्क्रैप सेंटर इन द कंट्री। ओके, सो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट यही होने वाला है कि हम लोग स्टील का प्रोडक्शन यहाँ से स्टील का इंपोर्ट कम कर सकते हैं। कंट्री में स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है गवर्नमेंट। इसके अलावा एनर्जी सेव करना चाहती है, रिसोर्स को कंजर्वेशन करना चाहती है। ये सारे इसके एम हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ये 6R प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी फेमस है। 6R प्रिंसिपल इट मीन रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रीडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चर। सो इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टील मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस भी दे रखी हैं। सो ये जो बहुत फेमस प्रोसेस होती है दैट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ये जो स्पेसिफिक प्रोसेस होती है ये स्क्रैप फेरस प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है और उससे स्टील जनरेट करता है। तो हमें यहाँ कुछ खास चीज़ें जानने की नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक गवर्नमेंट ने 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी रिवील की थी 2017 में। और उस नेशनल स्टील पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एम रखा था कि हमें 2030 तक 300 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम स्टील प्रोडक्शन करना है हमारी कंट्री में बाय 2030। और इस 300 मिलियन मैट्रिक टन में 200 मिलियन मैट्रिक टन केवल 5 स्टेट में प्रोड्यूस करना है। सो ये जो पॉलिसी है स्टील स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये भी हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी का ही एक पार्ट है। चलिए अगला देखते हैं, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या चीज़ है? सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है दैट इज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, यूएसए में ऑलरेडी इस टाइप का एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है यूएस स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। सो इस सिस्टम से गवर्नमेंट जो भी हमारी कंट्री में स्टील इंपोर्ट होता है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट के यूज़ के लिए हो, कोई और प्राइवेट इंडस्ट्री उसे यूज़ करती है, उस पर नज़र रख सकती है, निगरानी रख सकती है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन भी ले सकती है ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन पूर्वोदय स्कीम। पूर्वोदय स्कीम क्या है? सो पूर्वोदय स्कीम भी जो है हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 से रिलेटेड है। जो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 आई थी और गवर्नमेंट ने उसमें ये कहा था कि हमें 2030 तक हमारे देश में 300 मिलियन मैट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस करना है पर एनम। और ये जो 300 मिलियन मैट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस करना है उसमें से 200 मिलियन मैट्रिक टन केवल 5 ईस्टर्न स्टेट से प्रोड्यूस करना है। 5 ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। सो जो पूर्वोदय स्कीम है ये इन्हीं 5 स्टेट्स को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है। इस स्कीम में गवर्नमेंट इन 5 स्टेट्स में स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है ताकि
इन स्टेट्स में स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सो तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन रीजन में करना चाहती है ताकि इन रीजन को एज ए स्टील प्रोड्यूसिंग हब बनाया जा सके। सो इन 5 स्टेट्स में 12 स्टील प्रोड्यूसिंग जोन भी हैं, जिसमें कोलकाता, बोकारो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो पूर्वोदय स्कीम याद रखना है कि पूर्वोदय स्कीम इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 कि हमें हमारे कंट्री में 300 मिलियन मैट्रिक स्टील प्रोडक्शन करना है पर ईयर, जिसमें से 200 मिलियन मैट्रिक स्टील इन 5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। और इन्हीं 5 स्टेट्स में स्टील प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पूर्वोदय स्कीम को लॉन्च किया है। देन नेक्स्ट सेक्टर इज़ अबाउट टेलीकॉम सेक्टर। सो इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं और फिर अगले वीडियो लेसन में हम लोग टेलीकॉम सेक्टर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।